तो चलो देखो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले ही क्वेश्चन समझना है, फिर आपको फिगर बनानी है और जो पूछा जाए उसका आंसर फिर लिखना है। पहला क्वेश्चन मैं पहले बता देता हूँ कैसे करेंगे हम। देखो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले ही क्वेश्चन में मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, क्वेश्चन में क्या चीज क्या दे रखी होती है। सबसे पहले ये बोला है ना कि एक मीनार धरती पर ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर सीधी खड़ी हुई है धरती के ऊपर, है ना। तो जब भी हम धरती को लेट करेंगे तो एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सही है, स्ट्रेट लाइन। इसको हम लेट कर लेंगे कि हमारी बेस है धरती का, सही है। अब एक इस पर मीनार खड़ी हुई है। मीनार को जो रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ना। मान लो ये एक मीनार खड़ी हुई है, ठीक है, सिंगल लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और हमेशा देखो ये तो हो गई मीनार, इसको बोल देते हैं हम मीनार। ये है हमारी धरती, है ना। जब भी कोई बिल्डिंग किसी धरती के ऊपर खड़ी होगी ना, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। अब धरती पर किसी एक बिंदु से, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धरती पर किसी एक बिंदु से, मान लो धरती पर कोई भी एक बिंदु हम लेट कर लेते हैं। ये यहाँ पर एक बिंदु लेट कर लेते हैं ए, है ना। एक बिंदु है यहाँ पे कोई भी है, यहाँ से जो कि इस मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। इसका मतलब होता है जो बेस है ना, बेस, इस बेस से ये जो पॉइंट ए है ये 15 मीटर दूर है। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है 15 मीटर है। ये वाले डिस्टेंस हो गई 15 मीटर। यहां तक समझ में आ रहा है। देखो इन क्वेश्चंस को पढ़ के बस हमको फिगर बनानी होती है, और जो ये बच्चा कर लेता है फिर ये क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है। अब देखो ये जो उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण तब होता है जब हम नीचे से किसी को ऊपर की तरफ देखते हैं, सही है। मान लो ये मीनार का जो है ना, ये मीनार का शिखर है, ये सबसे टॉप मोस्ट है इस मीनार का। जब हम इस पॉइंट ए से और इस टॉप वाले पॉइंट को देखेंगे, इस टॉप वाले पॉइंट को देखने पर जो हम धरती के साथ एंगल बनाएंगे, इसी एंगल को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। और ये एंगल हमको दे कितना रखा है, 60 डिग्री, सही है। क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई तो ये होगी ना, ये मान लो ये जो मीनार की ऊंचाई है हम लेट कर लेते हैं कि h है, ये हमको बतानी है। तो देखो वही ट्राइंगल बन गया जो मैंने पीछे बनाया था। अब देखो इस ट्राइंगल में मुझे बताओ, एक तो एंगल दे रखा है, एंगल के सामने वाले का हो जाएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बाकी जो बचा ये क्या हो जाएगी, बेस। इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो बताओ हमें क्या निकालना है इस ट्राइंगल में। हाइपोटेनियस क्यों निकालनी है, हमें तो निकालना है परपेंडिकुलर, क्योंकि यही तो है इसकी हाइट। जो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है वही तो इस मीनार की हाइट है। देखो यही तो है इसकी हाइट। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो बताओ जरा इसमें मैं क्या, कौन सा रेशियो लगाऊं। हमें क्या पता है, एक तो हमको बेस पता है, एक हमको एंगल पता है, हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बताओ इसमें क्या लगाया जाए। 10। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टेन थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना लेट कर रखा है हमने, h, है ना, जो मीनार की ऊंचाई। और बेस कितना दे रखा है यहाँ पर, 15। 1060 की वैल्यू होती है कितनी, √3 इक्वल्स टू h अपॉन 15। जब 15 इधर जाएगा तो √3 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 15√3 हो जाएगा। और यही हो जाएगी इस मीनार की ऊंचाई। समझ में आया।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। इसको पहले आप ट्राई करो। देखो मैं करवाता हूँ इसको पहले। इसमें दिया हुआ है, अभी चेक करेंगे, देखो कितना आता है। देखो इसमें दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले एक चिमनी बना देते हैं। ये मान लो एक चिमनी है ना, चिमनी जिसकी ऊंचाई नहीं दे रखी, तो हमने इसकी ऊंचाई h मान ली अभी के लिए। ये जो ऊंचाई है, देखो देखते रहना, क्योंकि इन क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना ही मेन होता है। जिसने डायग्राम बना लिया वो क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर लेगा। अब देख, ये नीचे हमने एक बेस बना लिया जिस पर चिमनी खड़ी है, धरती ही होती है बेसिकली 90 डिग्री पर, ठीक है। अब एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब कोई भी एक ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसको, ठीक है। कोई भी इंसान हो सकता है। अब कोई भी इंसान होगा, हम पूरा इंसान तो नहीं बनाएंगे, उसको भी एक सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो यहाँ इस पॉइंट पर ये एक इंसान खड़ा हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। ये सही है। ये जो इसकी लंबाई है ये कितनी है, 1.5 मीटर। इतना समझ में आया। ये इंसान है, ये ऊपर इसका सिर होगा, नीचे इसके पैर होंगे, सीधा ही खड़ा होगा, ठीक। अब देखो, जब ये देखता है तो इसकी आंखें तो ऊपर ही होंगी ना। जब ये अपनी आंखों से देखता है चिमनी के शिखर को, चिमनी के शिखर को जब देखता है, तो ये जो एंगल बनाता है, ये एंगल कितना बनाता है, 45 डिग्री का। अब ये एंगल किसके साथ बनाएगा, एंगल बनाएगा ये बेस के साथ, इस वाली लाइन के साथ। लेकिन ये वाली लाइन तो यहाँ है नहीं, तो हम अपनी तरफ से इस वाली लाइन को यहाँ लेट कर लेंगे, है ना। सेम एक लाइन लेट कर लेंगे और अब इससे एंगल बना देंगे ये 45 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। क्या ये समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको नाम दे देते हैं ताकि क्वेश्चन समझने में इजी हो। ये ए नाम दे दिया, ये हमने बी नाम दे दिया, ये सी, ये डी और ये ई। अच्छा देखो, ये यहाँ पे प्रेक्षक खड़ा है और ये है चिमनी। इन दोनों के बीच की दूरी भी दी हुई है। कितनी दूरी दी हुई है इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 28.5।
ये तो क्वेश्चन पढ़ के क्लियर हो गया नहीं। ठीक है, जरा मुझे ये बताओ, जब ये वाली ऊंचाई 1.5 है तो ये वाली ऊंचाई भी 1.5 होगी। इधर, यहाँ डी से और सी तक, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो देखो आगे पढ़ते हैं। जब ये नीचे 28.5 है तो ये ऊपर वाली भी 28.5 ही होगी, क्योंकि सेम ही लाइन है। अगर सेम लाइन है तो अब हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना। मान लो जो ऊंचाई है वो इतनी मानते हैं, ये जो ऊंचाई है ना, ये h यहाँ से e से लेकर के और d तक h मान लेते हैं। जो पूरी ऊंचाई होगी, देखो इस चिमली की पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखो e से लेके c तक की ऊंचाई होगी नहीं, इस चिमली की जो पूरी ऊंचाई है वो कितनी है? e से c तक। तो क्या ई सी को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं? पहले हम ई से डी तक देख लें, फिर डी से हम सी तक देख लें। इस तरह से तोड़ा जा सकता है ना, क्योंकि ई से डी तक तो हो जाएगी हमारी एच, और डी से सी तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1.5, है ना। तो हमें बेसिकली अगर हम यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर देंगे और उसमें 1.5 जोड़ देंगे तो पूरी चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। ये बताओ यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो? बहुत आराम से मैंने ये डायग्राम बनाया है, सही है, डायग्राम ही मेन होते हैं। अब देखो सॉल्यूशन कितना इजी है, हमें केवल एच की वैल्यू निकालनी है। जरा इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये जो ट्राइंगल है ना ऊपर वाला ट्राइंगल, कौन सा वाला? ई ए और डी, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें देखो हमें ये एच निकालना है। एच क्या है इसमें? एच परपेंडिकुलर है नहीं, और ये जो 28.5 दे रखा है ये इसका बेस है। तो हमें देखो बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, और एंगल दे रखा है 45। तो बताओ क्या लगाएंगे हम? 10 लगाएंगे। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं 10 45 डिग्री। तो क्या होता है ये? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना दे रखा है? 28.5। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। देखो जो परपेंडिकुलर है उसको हम एच लिख सकते हैं, एच मान रखा है हमने 28.5। 28.5 की 1 से गुणा करेंगे तो 28.5 ही आएगा। एच की वैल्यू आ गई 28.5। तो अगर हमें इस ई सी की लंबाई देखनी हो तो एच की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 28.5, और इसमें क्या जोड़ देंगे? 1.5। तो कितना हो गया? 30। तो ये इस चिमली की ऊंचाई आ गई 30 मीटर। बताओ समझ में आया? बस शुरू के 2-3 क्वेश्चन में बहुत आराम आराम से कराऊंगा, क्योंकि वो समझने के लिए हैं। फिर थोड़ा स्पीड में करेंगे इनको, जब आप एक बार समझने लगोगे। इसलिए मैं शुरू में डायग्राम भी बहुत स्लोली बना रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन। देखो ये क्या दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु पी से मान लो
ये भूमि पर कोई एक बिंदु P है, इसको ऐड कर लेते हैं P। इस P से 10 मीटर दूर, तो P से मान लो 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर एक भवन है, ये भवन है, और इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, मान लो ये इस भवन का शिखर है, और इस शिखर का जो उन्नयन कोण है इस पॉइंट P से, वो दे रखा है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, मान लो ये Q हो गया और ये R हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, ये भवन का शिखर है ना, ये जो पॉइंट R है ये इस भवन का क्या है, शिखर। अब आगे बोला गया है, और जो भवन का शिखर है उस पर एक ध्वज को लहराया गया है, जो भवन का शिखर है उस पर एक ध्वज को लहराया गया है। तो इसके शिखर से एक ध्वज को और देख लेते हैं। मान लो ये एक ध्वज है, सही है, और ये ध्वज का सबसे ऊपर का पार्ट है। और हाँ, अरे हाँ, ये पढ़ने में दिक्कत हो गई, रुको रुको रुको, कोई नहीं। इसकी ऊंचाई दे रखी है ये 10 मीटर, मैंने ये पढ़ लिया P से 10 मीटर दूर। ये जो भवन है इसकी ऊंचाई दे रखी है ये 10 मीटर, सही है। अब इस भवन के ऊपर एक झंडे को लहराया गया है, ठीक है, जो रेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब ये जो झंडा है इसका जो सबसे ऊपर का पार्ट है इसको हम S से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। अब जब इस S को P से देखा जाता है, तो P से देखने पर जो इसका उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये है 45 डिग्री। देखो, जैसे जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना एंगल को, वैसे ही रिप्रेजेंट करना, सही है। 45 वाला पूरा लाल वाली लाइन से और नीचे वाली लाइन तक रिप्रेजेंट हुआ है, 30 वाला ये जो ब्लैक वाली लाइन है नीचे वाली लाइन तक, ठीक है। जो ध्वज दंड की लंबाई है बिंदु P से भवन की दूरी, अच्छा ये चीजें हमको फाइंड करनी है। एक तो इस ये जो ध्वज का जो डंडा है इसकी ऊंचाई लंबाई ज्ञात करनी है, मान लो h है इसकी, और ये जो पॉइंट P है इससे Q तक की दूरी भी ज्ञात करनी है, सही है। मान लो ये जो पॉइंट P है इससे Q तक की दूरी है, इसको हमने x मान लिया, x भी हमको फाइंड करना है। ये बताओ, ये डायग्राम समझ में आया? अगर डायग्राम समझ में आ गया तो अब इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। देखो, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल PRQ, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना नीचे वाला, ये वाला PRQ, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल है 30 डिग्री। एंगल के जस्ट सामने जो साइड है ये है परपेंडिकुलर, कितना दे रखा है, 10 मीटर। और ये जो नीचे है x, ये है हमारा बेस। तो क्या यहाँ से हम x को निकाल सकते हैं क्या? हमें देखो एंगल दिया है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर दिया है, क्या हम बेस को निकाल सकते हैं क्या? क्या लगाएंगे इसमें? तो tan 30 जब लगाएंगे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 10 अपॉन बेस, बेस कितना है x। समझ में आया? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, कितना हो जाएगा 10/x। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 में, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 10/√3। तो देखो, ये वाली वैल्यू तो हमने निकाल ली, ये वाली वैल्यू आई 10/√3 मीटर। यहां तक कोई डाउट? अब देखो, इस h की वैल्यू और निकालनी है हमको। तो इस h की वैल्यू निकालने के लिए अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हैं। कौन से ट्राइंगल में? ये जो ट्राइंगल P Q और S है, ये जो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला। अभी कुछ टाइम के लिए इस साइड को अगर तुम भूल जाओगे, इस वाली लाइन को, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है तुमको? इस बड़े वाले ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है, मुझे जरा ये बताओ परपेंडिकुलर कितनी है?
ये पूरी की पूरी लाइन परपेंडिकुलर है ना एस से क्यू तक, और इस एस से क्यू तक की लेंथ कितनी है? देखो हमें एस से आर तक की तो पता है लेंथ है एच, और आर से क्यू तक की है 10, तो इस पूरे की लेंथ कितनी हो गई? एच प्लस 10। समझ में आया? और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या हमको बेस पता है इसका? बेस हमने निकाल लिया है इस ट्राइंगल का, कितना आया है बेस? 10√3। तो क्या हम इसमें लगा सकते हैं क्या 10 45? जैसे ही हम इसमें 10 45 डिग्री लगाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में, तो बड़े वाले ट्राइंगल में देखो परपेंडिकुलर कितना है? बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है कितना? एच प्लस 10 अपॉन बेस कितना है? बेस हमने निकाल रखा है 10√3। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो एच प्लस 10 अपॉन 10√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एच प्लस 10। या फिर जब यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो 10 इधर जाएगा, क्या होगा? 10√3 से माइनस हो जाएगा 10, या फिर हम 10 को जब कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा? √3 - 1। और यहाँ पे हमको दे रखा है कि जो √3 की वैल्यू रखनी है वो रखनी है 1.732। इसमें से जब 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 0.732। और जब 0.732 की मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 7.32। तो ये हो जाएगी हमारी h। ये बताओ समझ में आया क्या क्वेश्चन? ठीक है, चलो पहले इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, इसको करके मुझे बताओ कितना आ रहा है आंसर। देखो करते हैं इसको। एक सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। देखो ये 20 मीटर लंबी डोरी इधर दिखा रखी है इन्होंने। ठीक है, यदि भूमि के स्तर से इसका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो खंबे की ऊंचाई, देखो ये एक खंबा है, इसकी ऊंचाई हमने h लेट कर ली, सही है, ये हमको निकालनी है। तो देखो 30 डिग्री के सामने है ना, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? एंगल के सामने वाली साइड होती है क्या? परपेंडिकुलर। बाकी जो साइड बची वो बेस, क्योंकि ये वाली साइड तो हाइपोटेनियस ही होती है ना 90 डिग्री के सामने। तो हमको क्या पता है? हमको हाइपोटेनियस पता है, हमको एंगल पता है, और हमको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो बताओ जरा क्या लगाएंगे इसमें? साइन। तो साइन 30 जब लगाएंगे, साइन 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमने? h मान रखा है। हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है? 20। तो 20 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20/2 इक्वल्स टू h, या फिर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? समझ में आया क्वेश्चन? चलो दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ये रहा क्वेश्चन।
देखो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं इसको कराता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो सबसे पहले चलो देखते हैं। मान लो ये एक पेड़ था, है ना। हो जा भाई सिद्धि। अरे ये लाइन ही सीधी नहीं हो रही भाई, एक और ट्राई करते हैं। देखो मान लो ये पेड़ था, है ना, इसका नाम दे देते हैं, ये पेड़ था पूरा PQ, और ये बीच में से टूट गया, कहीं से टूट गया, है ना। एक पेड़ टूट जाता है, मान लो यहां से टूट गया ये, सही है। और ये जो ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट नीचे जमीन से भिड़ गया, नीचे जमीन से इस तरह से भिड़ गया। देखो ये वाला जो पार्ट था ना, इतना क्यू तक, ये क्यू तक पार्ट नीचे जमीन से भिड़ गया। इतनी बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? इस जमीन को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ये और जमीन के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। और इसके जो दूरी है, ये जहां पे ये गिरा है टूट के, कितनी दूर गिरा है अपने ही बेस से? 8 मीटर दूर गिरा है, सही है। पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, कितनी ऊंचाई होगी। तो मान लो ABC। देखो पेड़ की ऊंचाई कितनी है, मान लो B से C तक तो हो गया, हमने P मान लिया है ना, और ये मान लिया हमने H। तो पेड़ की ऊंचाई बताओ, ऊंचाई कितनी होगी। देखो पेड़ तो B से C तक भी पेड़ है ना, और यही C से लेके A तक भी पेड़ ही गिरा हुआ है टूट करके। तो जो पेड़ की पूरी ऊंचाई हो जाएगी, वो पहले B से C तक की जो ऊंचाई होगी प्लस C से A तक की जो ऊंचाई होगी, जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की टोटल ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास। इतनी बात समझ में आई? तो हमें P भी निकालना पड़ेगा और H भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि B से C तक की कितनी है P, और C से A तक की कितनी है H। तो देखो P निकालने के लिए हमें क्या पता है, हमें इस ट्राइंगल में बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या लगाएंगे इसमें? 10, 10 30 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर हमको नहीं पता, बेस है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/√3 इक्वल्स टू P। ये तो आ गई हमारे पास P की वैल्यू। वैसे ही अगर हम H की वैल्यू निकालेंगे, तो H की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे इसमें? देखो हाइपोटेनियस पता, हाइपोटेनियस निकालनी है हमको, बेस पता है, तो हम इसमें लगा सकते हैं कोस। कोस 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। बेस हमको दे रखा है 8 और हाइपोटेनियस हमको निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 2 की 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 16, और 3 इधर से जाएगा √3। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये बताओ मुझे। तो अगर पेड़ की ऊंचाई अगर हमको बतानी हो, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? P प्लस H। P कितना आया है? 8/√3, और H कितना आया? 16/√3। इनको जब ऐड करेंगे तो 16 और 8 कितना हो गया? 24/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर तो हो जाएगा 24√3, और नीचे √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 8√3। ये आ गई पेड़ की ऊंचाई। बताओ कोई भी डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं है? चलो फिर अगला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन करो। पढ़ लिया आपने ये क्वेश्चन? देखो चेक करते हैं। हम्म चलो देखो, दो फिसलन पट्टी बनानी है। हाँ, दो फिसलन पट्टी बनानी है। दोनों के लिए पहले बेस तो सेम ही लेना पड़ेगा, है ना। ये दोनों फिसलन पट्टी के लिए हमने बेस ले लिया। एक की जो ऊंचाई है, कुछ छोटे बच्चे हैं 5 वर्ष से कम उम्र वाले, तो उनके लिए जो ऊंचाई रखी है वो रखी है 1.5 मीटर। सही है। और ये जो भूमि के साथ उन्नयन कोण बना रही है, ये वाला जो कोण है, ये बना रही है 30 डिग्री। ठीक है। चलो, दूसरी की जो ऊंचाई रखी है बड़े बच्चों के लिए, वो रखी है 3 मीटर। चलो दूसरे 3 मीटर की बना देते हैं इसको। ठीक। और ये जो भूमि के साथ, ये 3 मीटर हो गया। और ये जो भूमि के साथ कोण बना रही है, ये बना रही है कितना, 60 डिग्री। चलो, हमें इन दोनों ही कंडीशन में क्या बतानी है, फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है। फिसलन पट्टी की लंबाई कौन सी होगी, देखो यही वाली तो होगी फिसलन पट्टी, इस पे ही तो स्लाइड होंगे बच्चे। चलो, तो इस कंडीशन में हमें देखो 30 डिग्री के सामने ये क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। और हमको ये वाली निकालनी है, ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो क्या लगाएंगे इसमें, साइन, क्योंकि इसी में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। परपेंडिकुलर दे रखा है 1.5, हाइपोटेनियस निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1.5 में हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में भी सेम है। ये दे रखा है हमको परपेंडिकुलर, ये हमको हाइपोटेनियस है। इसमें भी क्या लगाएंगे हम, साइन। लेकिन इसमें एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये दे रखा है 3, हाइपोटेनियस हमको नहीं पता। तो देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखो 2 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6, √3। यहाँ तक कोई दिक्कत, √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। √3 से जैसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 6 √3, नीचे √3 की 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगी, 3 2 जा 6। तो यहाँ से जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 √3। कोई दिक्कत आया समझ में, समझ में आ गया। तो चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आज छोटी क्लास रखते हैं।